हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को कल रोल कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था, जिसमें हमने इंट्रा सेंडर रोल कन्फ्लिक्ट पढ़ा था। इंट्रा सेंडर रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब आपको एक काम दिया जाता है लेकिन उसके मुताबिक आपको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। इंटर सेंडर रोल कन्फ्लिक्ट में था दो या दो लोग जब होते हैं ऑपोजिट नेचर के, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। रोल ऑफ अ पर्सन में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे आप मैनेजर और जो आपके वर्कर्स हैं उनके बीच में अगर आप सबऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं या आप सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं, तो मैनेजर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप वर्कर्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लें, लेकिन वर्कर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको थोड़ी सी फ्रीडम दें। उसके बाद था आपका पर्सनल रोल कन्फ्लिक्ट। उसके अंदर क्या कन्फ्लिक्ट्स थे? उसके अंदर था जब आपके पर्सनल चीज़ को वो अफेक्ट करता है। जैसे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जाके आपको काम करना पड़ता है। जैसे आपको अपने काम को कंप्लीट करवाने के लिए किसी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देनी पड़ रही थी, तो ये आपका पर्सनल रोल कन्फ्लिक्ट था। इसके बाद था इंटर पर्सन रोल कन्फ्लिक्ट। ये क्या था? जैसे आप एक ही इंसान दो रोल प्ले कर रहा है। घर पे वो क्या है? हेड ऑफ द फैमिली है, और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पे क्या था? उस एम्प्लॉय का रोल कि उसको अपने टारगेट्स को पूरा परफॉर्म करना है और अच्छे से करना है। अगर वो ओवर टाइम करता है तो अपना एक रोल को उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करना पड़ता है। जैसे घर नहीं जा पा रहा तो घर में उसकी देख रेख के बगैर उसका काम तो चल ही रहा है ना, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसके बाद क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके रोल कन्फ्लिक्ट को लेकर? सबसे पहली बात, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं पर्टिकुलर रोल से, और एक्सपेक्टेशन जो लोगों की होती है उस पर्टिकुलर रोल से वो भी बहुत कन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं। कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती कौन से रोल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। लोग अपने आप ही उसको अपने मनगढ़ंत कहानियों से बनाते हैं मन में। एक पर्सन जो है उसकी एबिलिटी के मुताबिक अगर उसको रोल नहीं मिला हुआ तो भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। पर्सनालिटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है टू परफॉर्म द रोल। द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द रोल। आप ये सोचते हो कि ऐसे लोग ही, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेक्चरर बनने के लिए लोग सोचते हैं ऐसे लोग ही लेक्चरर बन सकते हैं जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसको नॉलेज पूरी की पूरी हो। पर पूरी नॉलेज किसी को भी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर रोल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। आपका जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो अगर प्रॉपरली नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तब भी कन्फ्लिक्ट आएंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी में कहीं ना कहीं पार्शियलिटी की हुई है तो भी आपकी प्रॉब्लम आएंगी। इससे क्या दिक्कत आती है? इससे आती है राइज इन टेंशंस। देखो, कहीं ना कहीं टेंशंस बढ़ जाएंगी और आपको उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक मैनेजर को क्लियर और टू वे कम्युनिकेशन को रखना चाहिए ताकि रोल कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। अब आपका नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है जो कि है सेकंड कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या आता है? जब ओपिनियन जो होता है दो लोगों का वो आपस में मैच नहीं करता, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ी क्या है? आप एक पर्सन का सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पे जिस भी इंसान का आप सपोर्ट ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ सकता है। कैसे? जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है। एक क्वालिटी कंट्रोलर जो होता है उसका काम क्या होता है? क्वालिटी को कंट्रोल करना, डिफेक्ट्स को निकालना, कोई वीकनेस अगर किसी लोगों की आ रही है तो उसको उसके बारे में बताना। आप खुद सोचो, जब कोई एक इंसान आपको कमियां बता रहा है तो वो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एक क्वालिटी मैनेजर या क्वालिटी कंट्रोलर की कभी भी किसी के साथ बनेगी नहीं, क्योंकि वो सबकी कमियां निकालेगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसका काम ही यही है। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब वो अपने सेम लोगों की या अपने से हायर अथॉरिटीज़ की उनकी गलतियाँ निकालेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली अराइज होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट तीन तरह से हो सकता है। एक होता है वर्टिकल, देन इज योर हॉरिजॉन्टल, एंड लास्ट वन इज डायगोनल। वर्टिकल कैसे? स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट जो है सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स, सबसे पहले मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स के नीचे वर्कर्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे अराइज होता है। हॉरिजॉन्टल ऐसे when it is between the same heads of the department। और डायगोनल कैसे आएगा? किसी एक डिपार्टमेंट के हेड हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के जो है वर्कर्स हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो ये डायगोनल हो जाता है। वर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है इन्होंने? वर्टिकल के अंदर दिया हुआ है जब एक सुपरवाइजर आप कन्फ्लिक्ट है एक सबऑर्डिनेट के साथ, तो उसको वर्टिकल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसमें वर्टिकल रिलेशनशिप होती है दो लोगों की आपस में, इसीलिए इसको वर्टिकल कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये एराइज कब होता है? ये एराइज होता है जब एक मैनेजर या जब एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट के कंडक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उस चीज़ को रेसिस्ट करते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना। जो सुपीरियर है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और जो सबऑर्डिनेट है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं।
रेसिस्ट कर रहे हैं उस एफर्ट को, तो वहाँ पे वर्टिकल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था सेम उसमें होता है। ये मेन किस लिए होगा, उस डिपार्टमेंट को तो ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं, हमें कम राइट्स मिले हुए हैं, या उनको तो रिसोर्सेज ज़्यादा मिले हुए हैं, हमें कम मिले हुए हैं। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है जब सेम डिपार्टमेंट के लोगों से सेम काम एक्सपेक्ट किया जाता है और उनको लगता है कि उनको अथॉरिटी ज़्यादा मिली हुई है, उनको रिसोर्सेज ज़्यादा मिले हुए हैं, तो ये पहला कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इसके अंदर लास्ट है आपका डायगनल मैंने बताया था ये कब आएगा, ये जब एक जो डिपार्टमेंट है उनके सुपरवाइज़र हैं और दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनके जो कोई भी हेड हो सकते हैं, सुपीरियर हो सकते हैं, और उनकी जो आपस में सोच में या उनके ओपिनियन में डिफरेंस आता है, तो डायगोनल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। क्योंकि देखो हर एक इंसान का बिहेवियर अलग अलग है और वो अपने डिपार्टमेंट में कैसे काम कर रहे हैं वो उन लोगों को पता है, तो यहाँ पे डायगोनल कन्फ्लिक्ट के चांसेस आते हैं। जो दूसरी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो किसी और डिपार्टमेंट के अगर सब ऑर्डिनेट को बार बार टोकेगा तो कन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली अराइज होगा। फिर आते हैं क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को लेकर। इससे रिलेटेड सबसे पहली बात, अगर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे तब आपका कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। अगर आपकी जो लोग हैं उनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस आ जाता है तो भी कन्फ्लिक्ट के अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों के पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर इशू पे और वो अलग अलग होती है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एप्रोप्रिएट सिस्टम जो है कम्युनिकेशन का, अगर वो नहीं है तो भी कन्फ्लिक्ट आएगा। आप आपस में क्लियर ही नहीं कर पाओगे आपके डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स। अगर स्मॉल और बिग पोजीशंस हैं लोगों की तो उसमें भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसको तो ये पोजीशन दे दी, मुझे ये नहीं दी, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आएगा। पीपल जो है वो अलग अलग रिलीजन, कास्ट, रीजन और सेक्स से बिलोंग करते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि हर बंदे की सोच अपनी है, परवरिश है, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उसकी कस्टम्स हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ जाता है। हर्टिंग पीपल फीलिंग्स ऑफ वन अनदर, जब आप एक दूसरे की पर्सनल फीलिंग को अफेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं हर्ट करोगे तो भी आपका कन्फ्लिक्ट आएगा। इससे नेक्स्ट आता है आपका इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर अंदर कन्फ्लिक्ट कब आता है, मान लो एक वैल्यू आपने सेट कर रखी है अपने ग्रुप के लिए और बाकी सब फॉलो करते हैं, सिर्फ एक इंसान उसको फॉलो नहीं करते, तो कन्फ्लिक्ट हो गया। अब इस कन्फ्लिक्ट को कहते हैं, बहुत लोग कोरिलेट करते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट के साथ। ये दोनों आपस में काफ़ी मिलते जुलते होते हैं क्योंकि देखो इंट्रा ग्रुप में भी एक इंसान की पूरे ग्रुप के साथ फाइटिंग है, इंटरपर्सनल में भी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ फाइटिंग है। अब बस डिफरेंस कहाँ है, यहाँ ग्रुप हो जाता है, यहाँ पे पर्सनल लेवल पे हो जाता है। इसका मतलब दोनों केसेस में आपस में कन्फ्लिक्ट है। इसमें कन्फ्लिक्ट बोथ द केसेस में एक पर्सन का कन्फ्लिक्ट है दूसरे लोग के साथ, लेकिन इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट में क्या है, ये एक ही मेंबर के एक ही पार्टी के मेंबर्स होने चाहिए। और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब ये अराइज होता है जब दो लोग आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। इसमें कोई आप किस ग्रुप से हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता। तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट जब ऐसे लेवल पे अराइज होता है तो वो क्या हो जाता है आपका इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। दोनों आपस में मिलते हैं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट और इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ग्रुप के बारे में बात होगी और वो सेम ग्रुप के होंगे, यहाँ पे पर्सनल लेवल पे बात होती है। तो इससे नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, दो ग्रुप्स की आपस में। ये तो सबसे कॉमन चीज़ है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रुप्स बने हुए हैं तो आपस में वो कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दे रखा है मार्केटिंग की टीम जो है प्रोडक्शन की टीम के साथ आपस में कुछ बात पे उनकी बहसबाजी हो जाती है, तो वो क्या है इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में कुछ डिफरेंस है, पार्शियलिटी आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में, तब दिक्कत आएगी। अगर आपको नॉलेज और अकाउंटेबिलिटी किसकी किस जॉब के प्रति है ये नहीं बताया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मुझे नहीं बोला गया कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं दूसरे पर डाल लूंगी, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। पार्शियल सिस्टम होता है जब रिवॉर्ड का, आप किसी को तो अच्छा दे रहे हो, किसी को अच्छा नहीं दे रहे, पार्शियलिटी करो तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जब ग्रुप्स को आपस में डिपेंडेंस होती है अगर एक्टिविटीज़ की दूसरे ग्रुप के साथ, तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालते रहते हैं और अपने आप को बचाते रहते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है ग्रुप्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लास्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपको देखो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक आपने पर्सनल लेवल पे करा, ग्रुप लेवल पे करा, अब और वाइडर लेवल पे आ गया है, वो केस लेवल पे है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दो ऑर्गेनाइजेशन का आपस में। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या देखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत वाइडर, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट वाइडर है क्योंकि इसके अंदर देखो चारों तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ गए। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, इंट्रा ग्रुप भी होगा और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। हो गए ना ये चारों के चारों कॉन्फ्लिक्ट्स इसी के अंडर।
अब वो कहते हैं ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये 4 तरह का होता है। फंक्शनल हो सकता है, हायरार्किकल हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है और लाइन एंड स्टाफ के बेसिस पे हो सकता है। देखो इसमें सबसे पहले फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या आता है, फंक्शंस हर किसी डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। जब उन लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हायरार्किकल मतलब एक हायरार्की होती है, कैसे होती है, सबसे ऊपर सीईओ होंगे, उसके नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके नीचे जो है सुपरवाइजर्स होंगे, उसके नीचे जो है वर्कर्स होंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट हायरार्की में चल रहा है, सीईओ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का किसी भी एक सुपरवाइजर के साथ, सुपरवाइजर का कॉन्फ्लिक्ट है वर्कर्स के साथ, यहाँ पे हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल ग्रुप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद फॉर्म किया, इनफॉर्मल होता है जब आप अपनी अलाइक थिंकिंग, अलाइक बिहेवियर, चॉइसेस, लाइक्स डिसलाइक्स के कारण अपने खुद के ग्रुप्स बना लेते हो। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऑब्जेक्टिव दिया, आपको लगता है कि वो ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है, आप पर्सनल लेवल पे अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप में उनके साथ डिस्कशंस करते हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट है फॉर्मल इनफॉर्मल। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि जो हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग हमारे लिए चूज़ किया हुआ है हमारे लिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब ये तो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट कैसे, जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ आपस में बात कर रहे हो कि जो वो उन्होंने बनाया हुआ ना सिस्टम वो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो वो सही नहीं लग रहा, यहाँ पे आ जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट। लाइन एंड स्टाफ, आपको पता है लाइन क्या होती है, जब लोग आपस में एक हायरार्की में काम करते हैं। स्टाफ बेसिकली स्टाफ मेंबर्स कौन होते हैं, जब हर एक काम के अंदर एक स्पेशलिस्ट रखा जाता है, तो जब इन लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो भी आपका लाइन एंड स्टाफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनका मेन दिक्कत क्या होती है, प्रेस्टिज किसको ज़्यादा मिल रही है, अथॉरिटी उसको ज़्यादा मिल रही है, काम उसका बहुत ज़्यादा है या मेरा कम है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट है आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये तो आप सब लोगों को पता है, कहीं ना कहीं 2 ऑर्गेनाइजेशन का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, वो नॉन प्रॉफिट हो सकती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, किन्हीं भी 2 ऑर्गेनाइजेशन का जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे यहाँ पे एफर्ट दिए जाते हैं, एफर्ट्स किस चीज़ के दिए जाते हैं, मार्केट प्रोडक्ट की, टू मार्केट प्रोडक्ट्स बेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर कंपनी। मुझे लगता है कि उसका जो सामान है वो ज़्यादा अच्छा है, उसकी जो सर्विसेज है वो ज़्यादा अच्छी हैं, हम इसमें बेटर करने की कोशिश करते हैं हमेशा दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। तो हो सकता है यहाँ पे हम उनके एफिशिएंट वर्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें सोसाइटी का फ़ायदा कैसे होता है, सोसाइटी को हर चीज़ के लिए लेटेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा बेटर और चीप क्वालिटी, देखो चीप होंगे मतलब सस्ते होंगे और बेटर क्वालिटी के होंगे, बेटर प्रोडक्ट्स होंगे। वैल्यू जो होगी मैन पावर की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट होता है लोगों के स्टैंड ऑफ लिविंग में। तो आपस में ऑर्गेनाइजेशन लड़ती रहेंगी तो उनकी कंपटीशन के चक्कर में हम लोगों को बेनिफिट होता है एज अ सोसाइटी। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट की। ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन है बेसिकली। अब इसके बाद अगला पॉइंट है इसके कॉजेज या सोर्सेज क्या क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। रिसोर्सेज कम रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लोगों की वैल्यूज़ के अंदर फ़र्क आएगा, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, तो बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन्फॉर्मेशनल फैक्टर्स, इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास होती है, ओपिनियन हर किसी का अपना अपना है। पर्टिकुलर केसेस के अंदर, पर्टिकुलर इश्यूज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, आप उसी के बेसिस पे सजेशन देते हो, आपके सजेशन दूसरे से अलग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो है वो हमारी प्रॉपर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेटस में डिफरेंस है, किसी को ज़्यादा अच्छी अथॉरिटी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, किसी को स्टेटस मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। जनरल डिफरेंस आ जाता है कई बार लोगों के बीच में, तो वहाँ पे जैसे डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट सेक्स से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर्टिंग इंडिविजुअल फीलिंग्स, जब आप किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं। गोल की इनकम्पैटिबिलिटी, आपस में जो गोल्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं आपके, इसका मतलब इंडिविजुअल गोल और ग्रुप का गोल जो है वो आपस में मैच नहीं खा रहा, तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट जो ग्रुप है और वर्कर्स का जो ग्रुप है उनके आपस में सोच नहीं मिलती है, वो किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मान लो मैनेजर काम कर रहा है हमें मनी सेव करनी है, और जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, और वो क्या सोचते हैं कि ग्रुप अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। वर्कर्स को पैसा चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना घर चलाना है, मैनेजर को कॉस्ट कटिंग चाहिए, वो कॉस्ट को कट करें, उनकी पैसों को नहीं कट करें जो लेबर्स को वो दे रहे हैं। टास्क की एम्बिग्यूटी, मतलब टास्क बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ है, वो अचीवेबल नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फॉल्टी रिवॉर्ड सिस्टम अगर आपका प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे दिक्कत है, तो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एटीट्यूडनल सेट्स, एटीट्यूडनल सेट क्या बोलते हैं, आप क्या एटीट्यूड रखते हो एक दूसरे के प्रति, डिस्ट्रस्ट हो सकता है,
आपका जो है सीक्रेसी हो सकती है, लिमिटेड कम्युनिकेशन हो सकती है। इनके कारण जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस हो सकती है, वो एटीट्यूडनल सेट्स होते हैं। इंटरडिपेंडेबिलिटी, अब एक का काम दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे डिपेंडेंट है, तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कैसे आए, जैसे एग्जाम्पल देखो, सक्सेस है जो ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज इंटरडिपेंडेंट। लेकिन अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने टारगेट को अचीव नहीं करता मैक्सिमाइजेशन से, वो तभी अचीव कर सकता है जब प्रोडक्शन वाले जो हैं उसको प्रॉपर बना के देंगे। इसीलिए अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर सप्लाई ऑफ गुड्स टाइम पे होगी, तभी उनकी रेपुटेशन मार्केटिंग के अंदर बनी रहेगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, कोशिश करेंगे ये स्टेजेस और आगे का जो चैप्टर है वो हम एक लास्ट वीडियो में कवर कर लें, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन का पार्ट शुरू हो सके। बाय फॉर नाउ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार वालों का। बाय।